हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल इफ़ेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर आए हुए जो क्वेश्चंस हैं 2016 में वो करवाए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियोस में हम करवा चुके हैं 380 नंबर तक सवाल करवा चुके हैं और आज उससे अगले 381 क्वेश्चन से वीडियो शुरू है। प्रीवियस वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 381 से। हेलो दोस्तों, 381 नंबर क्वेश्चन है। एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो दोस्तों, कभी भी कोई भी ट्रेन अगर किसी स्थिर वस्तु को पार करती है जिसकी लंबाई नगण्य है तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है दोस्तों। तो अगर यहाँ पर मैं दूरी लूँगा तो ट्रेन जितनी दूरी तय करेगी वो आपकी ट्रेन की लंबाई होगी। ट्रेन की लंबाई होगी। मुझसे कहा गया है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, तो मैं निकालूंगा ट्रेन ने दूरी कितनी तय की है। तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुणा समय होता है। चाल मेरे पास कितनी है, 25 मीटर प्रति सेकंड है और समय मेरे पास है 10 सेकंड। तो यहाँ से मेरे पास 250 मीटर मेरे पास दोस्तों क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी, दूरी आ जाएगी जो ट्रेन ने कवर की होगी। अब जब स्थिर वस्तु को पार कर रही है तो यही ट्रेन की लंबाई होगी दोस्तों। तो इस तरह से ट्रेन की लंबाई की बात करता हूँ मैं, तो मेरे पास 250 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पी ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दी। लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए कि वह वस्तु 460 रुपये में बिके। तो दोस्तों, मुझसे ये पूछ रहा है कि अगर 400 रुपये वाली वस्तु अगर वो 460 रुपये में बेचता है तो कितने प्रतिशत की लाभ वृद्धि करनी पड़ेगी जब उसको पहले 10% का लाभ हो रहा था। तो मैं यहाँ देख लूँगा कि 400 वाली वस्तु 460 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ से मेरे पास 60 का लाभ हो रहा है, कितने पे, 400 पे गुणा 100। तो यहाँ से अगर मैंने सॉल्व आउट किया तो मेरे पास 15% का लाभ आया। पहले मेरे पास लाभ था 10% का, अब लाभ आ रहा है मेरे पास 15% का। तो मुझे कितना बढ़ाना हुआ है दोस्तों, 5% लाभ बढ़ाना पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2/9 प्लस 3/5 भागित है मेरे पास 2/9 प्लस 2/5। तो दोस्तों, मैं क्या करूँगा, पहले बॉडमास नियम क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन जो भी चीज़ आती है उसको सॉल्व कर दूँ। तो पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा तो यहाँ से 5 दूनी 10, 9 तियाँ 27, 37/45 आ जाएगा। ये ब्रैकेट हो जाएगा भागित ये कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18 और 10 28/45 आ जाएगा। अब दोस्तों, मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया, अब मैं भाग को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आया 37/45। अब भाग को अगर दोस्तों मैं गुणा में चेंज करूँगा तो मेरा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, अंश मेरा जो है हर बन जाएगा और हर मेरा अंश बन जाएगा। तो ये पलट जाएगा, 45 से 45 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों 37/28। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे पास एक संख्या दी है, 4 अंकों की संख्या है P713, 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, मुझे P की जगह एक ऐसी संख्या रखनी है कि जिससे ये संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजता का नियम कहता है दोस्तों, सम स्थान पर जो भी अंक आए हैं उनके अंकों का योग और विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग का अंतर या तो आपका 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं अंक सम स्थान के अंक करूँगा और विषम स्थान के अंकों का अंतर निकालूंगा तो एक को छोड़ करके एक लेना है आपको। p के साथ 1 का कॉम्बिनेशन बनाना तो p + 1 और 7 के साथ में 10 का कॉम्बिनेशन बनाना है तो 7 और 3 वो 7 के साथ में 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है तो 7 और 3 10 हो जाएगा। इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए या इनका आगे कोई मल्टीपल होना चाहिए।
तो पहले मैं जीरो पे सॉल्व करूँगा, तो p प्लस 1 माइनस 10 बराबर, अगर मैं जीरो लेता हूँ तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा p माइनस 9 इक्वल टू जीरो, p बराबर 9, एक डिजिट आ गया मेरे पास, यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस 11 लेता तो 11 9 उधर जाके प्लस हो जाता, 19 आ जाता, जो कि 2 अंकों की संख्या आ जाती, लेकिन p यहाँ पर क्या है दोस्तों, डिजिट है, तो इस वजह से मैं जीरो के इक्वल लूँगा, तो p 9 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, P कार्य करने में Q से 2 गुना सक्षम है। Q एक काम को करने में 12 दिन लगाता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे इसी काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे। तो दोस्तों मुझसे कहा है P की जो कार्य क्षमता है, P जो है Q से 2 गुना सक्षम होगा। Q अगर एक समय में कोई काम करता है तो P उस समय में, सॉरी क्या कह रहा हूँ मुझसे, P कार्य करने में 2 गुना सक्षम है। अगर Q की कैपेसिटी 1 है तो P की कैपेसिटी दोस्तों क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये सवाल में कह रहा है वो। फिर मुझसे कहा है कि Q एक काम को करने में 12 दिन लगाता है। तो अगर मैं पूरा काम निकालूं तो पूरा काम दोस्तों आ जाएगा, P की क्षमता कितनी, Q की क्षमता कितनी है 1, और दिन कितने लगा रहा है 12, तो 12 गुणा 1 समय गुणा क्षमता, काम निकल के आता है दोस्तों। इस तरह से मेरे पास 12 यूनिट काम हो गया। अब 12 यूनिट काम मुझे किससे करवाना है, दोनों से मिलके करवाना है, तो उनका समय निकालना है। तो समय दोस्तों हम कैसे निकालते हैं, काम बटे क्षमता होता है समय। तो काम मुझे करवाना कितना है दोस्तों, 12 काम करवाना है। किससे करवाना है, दोनों से करवाना है। तो दोनों की क्षमता का योग कितना है, 2 और 1 3 है, 3 से डिवाइड करूंगा तो 4। इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा। तो 4 दिन में वो दोनों मिलकर उस काम को कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए ने बी को 15% लाभ पर एक खिलौना बेचा। बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% के लाभ पर बेचा और 552 रुपये का लाभ कमाया। ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था। तो दोस्तों मुझे दिया है, अगर मैं 15% लाभ की बात करता हूँ तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बनती है दोस्तों 3/20 बनती है। अगर 20 CP रहा हो किसके लिए, ए के लिए, तो एक प्रॉफिट मतलब मेरे पास में 23 SP रहा होगा। तो अगर ए और बी का रेशियो निकालूँ मैं, CP और SP का अगर रेशियो निकालता हूँ, तो ये 20 वाली वस्तु इसके लिए 23 रुपये की पड़ी होगी। फिर इसने कहा है कि जो ये बी है, बी ने दोबारा फिर ए के लिए वही वस्तु 20% के लाभ पर बेच दी। मतलब अगर उस वस्तु का ₹5 मूल्य होता तो उसने 6 पे ए को बेच दी। तो इसने जो 23 रुपये में खरीदी थी ए से, वही वस्तु बेची है। तो ये जो इसके लिए जो CP रहा होगा, ये CP बी के लिए सेम रहना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट है, तो इसको सेम बनाऊंगा। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं 23 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन दोस्तों मुझे क्या निकालना है, मुझे सवाल में दिया है कि 552 रुपये का लाभ होता है। तो 23 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से 23 पंजे 115 आ जाएगा, और 23 छक्का कितना आएगा मुझे नहीं पता है, गुणा नहीं करूंगा मैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ मुझे लाभ कितना हो रहा है, यहाँ से 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो क्या 23 यूनिट का ही लाभ होगा मुझे, क्योंकि लाभ भी 23 से गुणा होगा। तो 23 यूनिट का लाभ कितने के बराबर है मेरे पास, 552 के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो दोस्तों मेरे पास आएगी 23 दूनी 46 और 23 चौका 92 होते हैं, तो 24 आ जाएगी। मुझसे पूछा गया है कि वास्तव में ए के लिए ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था। तो ए को वो खिलौना कितने का पड़ा होगा दोस्तों, 20 का पड़ा होगा। तो 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, लेकिन 5 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया था, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों मेरे पास में 2400 रुपये। इस तरह से मेरा आंसर नंबर ए, मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल मेरे पास है 484, तो उसकी भुजा कितनी होगी, तो 484 का अगर वर्गमूल लूँगा तो मेरे पास आएगा दोस्तों 22। तो उस वर्ग की जो भुजा रही होगी क्या 22 सेंटीमीटर रही होगी। फिर कहा जा रहा है
कि इसको मोड़कर एक वृत्त बनाया जा रहा है। तो अगर इसको मोड़ा जाएगा दोस्तों तो वृत्त बनाया जाएगा, तो जो इसकी परिधि होगी या जो इसकी परिमाप होगा वो वही परिमाप के वृत्त की परिधि का रूप ले लेगा। तो इसकी अगर परिमाप की बात करूँ तो दोस्तों परिमाप आ जाएगा 4 × 22 आ जाएगा, जो कि आगे जाके वृत्त की परिधि बन जाएगा। और वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो। यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो दोस्तों 4 × 22 बराबर 2 × पाई की वैल्यू 22/7 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 बार जाएगा। तो r बराबर दोस्तों मेरे पास आ जाएगा 14। फिर मुझसे कहा गया है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है मेरे पास तो क्षेत्रफल होता है 154। अब यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, 2 गुनी है, तो वृत्त क्या 4 गुना, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना हो जाएगा। और 154 का अगर 4 गुना करूँगा दोस्तों तो 616 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से दोस्तों मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला था किस तरह से वृत्त का एरिया ये बदलता है। तो दोस्तों अगर मेरे पास त्रिज्या 7 यूनिट है तो आपको याद रखना है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है 154 यूनिट होता है। अगर मैं यहाँ त्रिज्या को 2 गुना कर दूंगा, अगर 14 कर देता हूँ तो 2 गुना हो रही है ये, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो अगर r 2 गुना हो रहा है आपका तो क्षेत्रफल में r² मतलब 4 गुना हो जाएगा। तो नया क्षेत्रफल आ जाएगा मेरे पास दोस्तों, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर वृत्त की त्रिज्या 3 गुना हो रही है तो क्षेत्रफल दोस्तों मेरे पास कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से चेंज होता है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 12 मीटर और 17 मीटर के 2 खंभे जमीन पर ऊर्ध्वाधर रूप से सीधे खड़े हैं। उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों 2 खंभे हैं यहाँ पर, एक 12 सेंटीमीटर का है और एक 17 सेंटीमीटर का है, मीटर है, और इनके बीच की जो दूरी है वो है 12 मीटर। तो अगर मैं बात करूँगा, ये ऊर्ध्वाधर खड़े हुए 90 डिग्री पे हैं, तो जो दूरी यहाँ पर 12 होगी वही अगर इन छोरों को मिलाता हूँ, यहाँ पर इसको मिलाता हूँ, तो ये भी दूरी मेरे पास 12 मीटर होगी। तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगी, तो पूरी 17 है, तो क्या ये वाली दूरी मेरे पास 5 मीटर बची। तो मुझसे ये वाली दूरी पूछी गई है, जो दोनों इसके छोर जिस पे मिलते हैं वो दूरी पूछी गई है। तो अगर ये 12 है ये 5 है तो 5 और 12 का ट्रिपलेट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो 12 और 5 का ट्रिपलेट होता है दोस्तों मेरे पास 13, ये मेरे पास कर्ण 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 3 संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में है तथा उनका योग 10,800 है तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ दोस्तों इनका योग करता हूँ तो 5 और 3 8 और 1 9 है, 9 यूनिट की वैल्यू मुझे दी है 10,800, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1200 आ जाएगी। मुझसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में क्या है, 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 12 पंजे 60, 6000 मेरे पास संख्या आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल है मेरे पास 399, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या मुझे निकालनी है दोस्तों, मैं ऑप्शन से जाऊंगा। अगर मैं एक संख्या 17 लेता हूं तो अगर मैं इसे 17 से डिवाइड करता हूं तो दोस्तों मेरे पास क्या आएगा, अगर 17 से डिवाइड करता हूं 17 दूनी 34, 5 बचा 59 हो गया, जो कि 17 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये संख्या 17 नहीं होगी, क्योंकि गुणनफल दिया है तो ये जो गुणनफल है ये उस संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं ऑप्शन बी लेता हूँ 19 लेता हूँ तो 399 को अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूँ तो 19 दूनी 38 होता है, 1 बच गया, 19 एकम 19। तो मेरे पास अगर एक संख्या 19 लेता हूँ तो दूसरी संख्या मेरे पास क्या आ रही है दोस्तों, 21 आ रही है, जो कि दोनों क्रमागत विषम संख्या है। तो इस तरह से सबसे छोटी संख्या मुझसे पूछी है, तो छोटी मेरे पास 19 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
अब्दुल ने 42 लीटर दवा तैयार की और इसे 228 मिलीलीटर की प्रत्येक बोतलों में भर दिया। कुल कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों जो उसने बोतल में भरा है उस बोतल की क्षमता है 228 मिलीलीटर और मुझे दवा कितनी भरनी है? 42 लीटर। तो मैं दोस्तों 42 लीटर को अगर मिलीलीटर में चेंज करूँगा तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो इस तरह से मेरे पास 42,000 ml दवा मुझको भरनी है, किसमें? 228 मिलीलीटर वाली बोतल में। तो अगर 42,000 मुझे भरना है तो 228 कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? तो एक बोतल में कितना? 228 आएगा। तो 42,000 को भरने के लिए 42,000 बटे 228 बोतलों की आवश्यकता होगी। सॉरी दोस्तों, 228 नहीं, 280 बोतलों के 280 मिलीलीटर दवा बननी है। तो 280 से मैं डिवाइड करूंगा दोस्तों। तो इस तरह से अगर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 चौक 28, 7 छंग 42 हो जाएगा। इस तरह से 600 बटे 4 आ जाएगा और 4 से ये 2 जीरो 25 टाइम कटेंगे और 25 छक्का 150 बोतलों की मुझको आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड मास पे आधारित है। तो पहले मैं क्या करूंगा? सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों अगर छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो 6 माइनस 3 है, तो 6 में से 3 गया, 2 बचा। अब 2 5 के साथ गुणा में है तो 5, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन दोबारा से करते हैं अपने लोग। 392 नंबर क्वेश्चन है, बोर्ड मास नियम लगाना है हमको। तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो छोटे ब्रैकेट में हमारे पास 6 माइनस 3, तो 6 में से अगर 3 जाएगा दोस्तों तो 3 बचेगा मेरे पास में, और 3 5 से मल्टीप्लाई के साथ है तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, और 15 के साथ फिर 2 प्लस में 15 और 2 17 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इस पूरे ब्रैकेट की बात करूं दोस्तों तो मेरे पास आया 17। आगे 26 में से माइनस 17 होगा। तो दोस्तों अगर 26 में से मेरे पास 17 माइनस होगा तो 16 में से अगर 7 जाएंगे तो दोस्तों मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 9 आ जाएगा, और इधर एक में से एक जाएगा, 0 बचेगा तो यहाँ से 9 आ जाएगा। तो पूरे इस ब्रैकेट की जगह दोस्तों मेरे पास हो जाएगा 9। अब 12 में से अगर 9 जाता है तो दोस्तों मेरे पास 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि x बराबर मुझे दिया है 7 माइनस 4 रूट 3, और दोस्तों मुझसे पूछा है अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। तो मुझे दोस्तों अंडर रूट एक्स निकालना है, और अंडर रूट एक्स का मतलब है मुझे यहाँ पर इस जो ये मुझे कॉम्बिनेशन दिया है, संख्या दी है, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा? इस संख्या को मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैं क्या करूँगा? जो ये वाला टर्म होगा रूट 3 वाला, इसको मैं 2ab के टर्म में तोड़ने की कोशिश करूंगा, और ये जो मेरा होता है ये होता है दोस्तों मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा, इस तरह से ब्रेक करना है a और b में कि इनके स्क्वायर का सम 7 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? 2 इंटू रूट 3 लिख लूँगा। तो यहाँ पर अगर a को मैं 2 लेता हूँ और b को 3 लेता हूं तो इस तरह से a का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और b रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अगर 4 और 3 को ऐड करूंगा तो 7 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास ये आ जाएगा रूट एक्स बराबर रूट 7 को मैंने लिखा दोस्तों रूट 3 प्लस 7 को अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 रूट 3। तो इस तरह से मेरे पास आ जाएगा दोस्तों इसको 2 पहले ले लो तो 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा रूट एक्स की वैल्यू। अब मुझे निकालना है 1 अपॉन एक्स भी निकालना है, 1 अपॉन रूट एक्स। तो यह आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन 2 माइनस रूट एक्स। तो इसका मैं क्या कर दूंगा? परमेकरण कर दूंगा। तो इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब प्लस वाले चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस तरह से मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 ऊपर आ जाएगा, और नीचे दोस्तों a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बनेगा। तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर जो कि 1 आएगा। तो इस तरह से 1 अपॉन रूट एक्स मेरे पास आया 2 प्लस रूट 3। अब मुझे क्या निकालना है? अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स निकालना है। तो रूट एक्स मेरे पास है 2 माइनस रूट 3,
और 1/√x है मेरे पास 2 + √3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से 2 और 2 4 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक तार एक आयत के आकार में है जिसकी लंबाई 42.7 है दोस्तों, इसकी लंबाई 42.7 है और चौड़ाई इसकी 21.8 मीटर है। यदि इस तार को एक वर्ग के आकार में फिर से मोड़ा जाता है तो वर्ग की भुजा का माप क्या होगा। अगर इस तार को मैं इस तार से अगर मैं एक वर्ग बनाता हूँ तो उस वर्ग की भुजा दोस्तों मुझसे पूछिए। तो अगर दोस्तों अगर मैं किसी आयत से अगर वर्ग बनाता हूँ तो मेरा परिमाप क्या है, कांस्टेंट रहेगा। जितना परिमाप इसका होगा उतना ही परिमाप इसका होगा। तो अगर इसके परिमाप की बात करूँ तो दोस्तों परिमाप क्या होता है, 2 × L+B होता है आयत का परिमाप। तो L मेरे पास कितना है 42.7 और B मेरे पास कितना है 21.8। अगर इस वर्ग की भुजा में A मानता हूँ तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4A। तो 2 से ये 4 कैंसिल 2 टाइम हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐड करूँगा दोस्तों तो 8 और 7 15, 2 और 1 3 4 हो जाएगा और 4 और 2 6 हो जाएगा बराबर 2A। तो A बराबर यहाँ से आ जाएगा 64.5/2। इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूँगा तो 2 3 6, 2 दूनी 4 0.25, 32.25 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संजय और जैकोब एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में 7 मीटर प्रति सेकंड तथा 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। 42 मिनट बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। तो दोस्तों विपरीत दिशाओं में अगर कोई भी व्यक्ति अगर विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं तो उनकी जो सापेक्ष चाल होती है वो ऐड हो जाती है। तो सापेक्ष चाल की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो इनकी हो जाएगी 7 और 5 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो अगर मैं देखूं 42 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगे तो 42 मिनट बाद इनके बीच की दूरी होगी, दूरी बराबर दोस्तों होता है चाल गुणा समय होता है। तो 12 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 42 मिनट में अगर मैं दूरी इनके निकालता हूं तो 42 मिनट है। मिनट को अगर मैं सेकंड में चेंज करूंगा दोस्तों 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेकंड बन जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से 12 × 42 × 60 मीटर मेरे पास दूरी आएगी। लेकिन ऑप्शन में मुझे दोस्तों किलोमीटर में निकालना है, तो मीटर को अगर मैं किलोमीटर में चेंज करूँगा तो 1000 से मैं भाग दूंगा इसको, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं गुणा कर लूँगा, क्योंकि 1000 से वो 100 से भाग देना है तो 0.2 अंक पहले लगा दूंगा। तो इस तरह से अगर मैं इसकी गुणा करूँगा दोस्तों तो 12 छंग 72 गुणा 42 आ रहा है मेरे पास। तो इस तरह से अगर इनकी गुणा करूँगा तो मेरे पास आएगा 30 24/100। तो 100 से अगर मैं भाग करूँगा तो आ जाएगा 30.24 किलोमीटर। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा मेरा दोस्तों ए।